नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अवनीश पीएन शर्मा जी के साथ और उनको जोड़ करके ही चर्चा को शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत रोचक भी है और कुछ कुछ चीजों के संकेत भी मिल रहे हैं कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है, पारा चढ़ क्यों रहा है। तो सीधे जुड़ लेते हैं और तभी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। प्रणाम, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। बहुत अभिनंदन आपका। सर देखिए, कई चीजें हैं साहब। एक तो अनवरत हार का लंबा सिलसिला। 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके, 3 लगातार लोकसभा चुनाव हार चुके, पार्टी टूट रही है, दरक रही है, लोग भाग रहे हैं, इनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है और वो अब तक तो मूक चुनौती थी, आहिस्ता से लोग निकल जा रहे थे। लेकिन इनको लग ये रहा है कि अभी 2 राज्य, इनमें भी दूर दूर तक कोई संभावना है नहीं। बिहार और बंगाल, कहीं कोई संभावना नहीं है। इसके आगे जाकर के असम है। हरियाणा की तरह अगर असम में भी लगातार तीसरी पराजय इनके माथे पर लिखी गई तो पार्टी के भीतर बवाल होगा। इनके नेतृत्व को लेकर के, इनकी बयानबाजियों को लेकर के, इनकी नीतियों को लेकर के, नियत को लेकर के और नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये बौखलाहट हमें दिखाई दे रही है, या और कारण आपको समझ में आ रहे हैं? जी सर राहुल गांधी अब हार से विचलित होते हैं। मुझे लगता है ये भ्रम समाप्त हो जाना चाहिए। वो राहुल गांधी हार से क्यों विचलित होंगे जिनको लगातार हारने के बाद भी अपनी पार्टी में कोई चैलेंज नहीं है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि राहुल गांधी 10,000 चुनाव हार जाएं और उसके बाद भी कांग्रेस के राजघराने और उनके चश्मो चिराग के खिलाफ कोई आवाज उठ सकती है? सर बहुत सुना हमने, ग्रुप 28, ग्रुप 38, 128, 24 आए चले गए सर। और आप इतने अनुभवी, इतने वरिष्ठ हैं सर, आपके सामने मैं क्या दोहराऊं, लेकिन दर्शकों के लिए ये दोहरा देना बड़ा आवश्यक है। क्या हुआ कामराज और निजलिंगप्पा का सर? इंदिरा गांधी के सामने गूंगी गुड़िया, उनके सामने जब स्वघोषित रूप से नेहरू जी के बाद उनको राजगद्दी सौंपी जानी थी तो कामराज साहब ने भी तो आवाज उठाई थी सर, निजलिंगप्पा ने भी तो आवाज उठाई थी सर। लेकिन एयूह्यूम की कांग्रेस जो वाया नेहरू गांधी होते हुए इंदिरा तक पहुंची थी और इंदिरा कांग्रेस बनी, उसमें भी कोई चैलेंज नहीं कर पाया। क्या हुआ जब कलकत्ता से प्रणब मुखर्जी दा के साथ ही विमान पर बैठे और शीला दीक्षित ने जिसको पब्लिक डोमेन में लाके डाल दिया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कायदे से नंबर 2 प्रणब मुखर्जी, और उनकी गलती मात्र इतनी थी, उन्होंने जो वहां उस समय तक की एक मर्यादा थी, एक चलन था, उसी को विमान में बैठ के बताया था राजीव गांधी को। जब राजीव ने पूछा कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा था साहब कि नंबर 2। बिल्कुल, राजीव के पूछने पर बताया, अपनी तरफ से राजीव के पूछने पर चलते विमान में बिल्कुल गनी खां चौधरी थे, उसमें शीला दीक्षित जी थी, बिहार के इलेक्शन कैंपेन में महासचिव राजीव गांधी की सभाएं लगी हुई थी, वहीं पर सूचना पहुंची। एक ही विमान में ये सारे लोग बैठे थे, प्रणब बाबू भी। और राजीव ने जब पूछा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि तब तक इंदिरा गांधी की मृत्यु डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो प्रणब बाबू ने बिल्कुल वही परंपरागत जो चलन था उसको उन्होंने दोहरा दिया कि जो नंबर 2 होता है वो कार्यवाहक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेगा, यही है। और उसमें बड़ी सामान्य सी बात थी, और असामान्य अगर कुछ था तो सिर्फ इतना था कि प्रणब मुखर्जी साहब ही नंबर 2 थे। और विमान उतरता है, विमान उतरने के बाद क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, प्रणब मुखर्जी के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है, और राजीव गांधी ने सीधे शपथ ली। तो सर ऐसे कांग्रेस के इस मालिक परिवार में राहुल गांधी की किसी हार से इनके पोजीशन पर कोई खतरा
मुझे नहीं लगता सर कि भारत में किसी को यह कल्पना भी करनी चाहिए सोनिया कांग्रेस के समय में, नहीं साहब। लेकिन फिर भी राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन क्यों है? सर, हमारे यहां साहित्य में एक बात कही जाती है और दर्शक भी इसको समझें। ऑफिशियल ट्रांसलेटर जो होते हैं, जो अनुवादक होते हैं, तो अनुवाद दो तरीके के होते हैं। एक होता है शब्दतः, यानी शब्दानुवाद, शब्दों का ट्रांसलेशन। लेकिन वही जब कोई साहित्यिक कृति या कोई इस तरह का रचना होती है, जब उसका अनुवाद किया जाता है तो उसको शब्दतः यानी शब्दानुवाद नहीं कह के उसको कहते हैं अनुवाद। तो राहुल गांधी ने ट्रंप की उसी बात को, यहां मैं राहुल गांधी को बिल्कुल दोष ही नहीं देता। राहुल गांधी एक उस क्रिश्चियन परिवार के राजकुमार हैं जो अंग्रेजी ही सोचते हैं और उन्होंने ट्रंप की कही बात का शब्दानुवाद किया है और इसीलिए वो प्रधानमंत्री के लिए तुम तड़ाक की भाषा पे उतर आए। वो अगर भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा, भारतीय जो हमारा बोलने का लहजा है, तरीका है, अगर उसमें भावानुवाद करते तो ट्रंप ने चाहे जिस भी अंग्रेजी के शब्द में कहा, अंग्रेजी में कोई आप तो होता नहीं है, वो तो हर जगह तुम होता है, तो उन्होंने उसी को शब्दानुवाद किया और तुम तड़ाम कह गए और वो लगातार कहेंगे। फिर भी सर इस प्रश्न का उत्तर तो हमें खोजना चाहिए कि राहुल गांधी इतनी नेगेटिविटी क्यों रखे हुए हैं, राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं, इतने तुम तड़ाव और सतही भाषा पर क्यों उतर आए हैं। मैं सर आज आपके सम्मानित मंच पर आपके सानिध्य में कुछ पॉइंट्स दर्शकों के सामने छोड़ता चला जा रहा हूं। अगले कुछ मिनट में उन संकेतों को, उन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार के चुनाव के संदर्भ में, जबकि अभी नोटिफिकेशन तक नहीं आई है, जबकि अभी तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज ग्राउंड पर शुरू नहीं हुई हैं, उससे पहले ही ये पूरी राजनीतिक ऐसे लग रहा है कि अगले हफ्ते बिहार में चुनाव, मतदान होने वाले। ये स्थिति अभी क्यों पैदा की गई है? सर, जब मैं कांग्रेस के चरित्र को विभाजित करता हूं तो मैंने बार बार दोहराया है कि एओ ह्यूम से चली कांग्रेस नेहरू और गांधी से गुजरती हुई इंदिरा आई तक आई और उसके बाद वो सोनिया कांग्रेस हुई, यानी एओ ह्यूम से चली पार्टी सोनिया कांग्रेस तक आते आते फिर से वापस उसी क्रिश्चियनिटी के मूल पर वापस पहुंच गई। बीच में नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, राजीव तक कुछ दिखावा जरूर था, दत्तात्रेय ब्राह्मण का जो चोंगा पहन के राहुल कभी कभी घूमते हैं। सर, इसमें अब किसी को संशय नहीं है कि सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला है। किसी को इस बात पर संशय नहीं होना चाहिए कि प्रियंका वाड्रा एक क्रिश्चियन है, उनके पति एक क्रिश्चियन है, राहुल गांधी एक क्रिश्चियन है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। ये हलफनामे में वो लिख के दे चुके हैं, ही इज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। अब कुछ संकेत बिहार की धरती पर छोड़ रहा हूं। कल दरभंगा के मंच पर जो मंच सजा, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की उस लेगेसी से आते हैं जिसको उन्होंने MY संस्करण दिया, मुस्लिम यादव संस्करण। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय राजनीति में गंवई ठेठ लोक का चेहरा बना के अपने आप को प्रस्तुत किया, कभी दातून लेते हुए, कभी खैनी खाते हुए, कभी गाना सुनते, कभी भैंस चराते, कभी गाय दूहते लालू यादव। जबकि लालू यादव अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लोगों को बता दूं मैं, ये वो एक कॉस्मेटिक गेटअप था जिसको लालू यादव ये जानते थे कि हम जिस मास क्लास को अपील करना चाहते हैं उसको यही पहनावा, यही दिखावा, यही बोली, यही खाना, भूजा खाना, ये पसंद आएगा। तो लालू यादव ने वो काम किया। लालू यादव का चरित्र, राजनीतिक चरित्र यही इस्टेब्लिश हुआ कि वो गंवई हैं, वो ठेठ बिहारी हैं। लेकिन सर, तेजस्वी की पत्नी तो एक क्रिश्चियन है ना, क्या इसमें किसी को कोई संशय है? नहीं है। तेजस्वी के 2 संतानें हैं, ईश्वर करे वो दोनों संतानें इनकी दीर्घायु हों। लेकिन जरा मुझे कोई ये बता दे कि क्या उन दोनों बच्चों का DNA क्रिश्चियनिटी से नहीं आया है? हमारे यहां भारतीय संस्कार में ये कहा जाता है, जाना जाता है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बच्चे में संस्कार मां से आते हैं।
हमारे यहां वैदिक परंपरा में, सनातनी परंपरा में कोख के संस्कार की परिकल्पना है। इसीलिए राहुल गांधी में सोनिया गांधी जी के संस्कार हैं, चाहे उनकी भाषा हो, चाहे उनका पहनावा हो, चाहे उनके सोचने का ढंग हो, चाहे देश के मालिक समझने का दम्भ हो। तेजस्वी यादव की पत्नी एक क्रिश्चियन होने के नाते अब इस डॉट को 2 डॉट मैंने इकट्ठे कर दिए। अब कुछ आगे और डॉट्स देता हूं। कल दरभंगा के मंच पर तमिलनाडु के एमके स्टालिन, कितने वोट हैं सर एमके स्टालिन के प्रभाव में बिहार में? कोई वोट नहीं है। कितने बिहार के हमारे भाई लोग तमिलियन समझते हैं सर? कोई नहीं समझता। अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि इन लोगों ने क्या क्या कहा है पहले बिहारियों के बारे में। दूसरा नाम सर, चन्नी, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। चन्नी का बिहार में कितना वोट है सर उनके प्रभाव में? कोई वोट नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, तीसरे सज्जन का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी साउथ से आए थे, अगर आप नाम बता दे तो मैं उनकी भी पहचान, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन है सर। अगर कुछ साम्यता है उस पूरे मंच पर तो राहुल गांधी एक पॉलिटिकल क्रिश्चियन आइडेंटिटी, रिलीजन एक, तेजस्वी यादव एक क्रिश्चियन पत्नी के पति, आगे 2 क्रिश्चियन संस्कारों वाले संतानों के पिता, एक रिलीजन आइडेंटिटी क्रिश्चियनिटी। एमके स्टालिन खुद एक क्रिश्चियन। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने, तेजस्वी की शादी के बाद लालू ने एमके स्टालिन के ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम शेयर किया। ये पूरे लोगों को याद होगा, सबको पता होगा। क्या रिश्ता था सर? चन्नी क्रिप्टो क्रिश्चियन उस मंच पर मौजूद होते हैं। क्या रिश्ता था सर? इस सारी सजावट में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह आशंका आ सकती है सर कि बिहार में क्रिश्चियन एक कॉम्बिनेशन बना के ये क्या पाएंगे। मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। एक साथ 2 मौके साधे गए हैं और लगातार साधे जा रहे हैं सर। पूरे विश्व में और भारत में भी अगर कोई सबसे खामोशी से, सबसे स्मार्ट और श्रूट तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो वो ईसाई मिशनरियां हैं। प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी बदल देने की बात करते हैं, उसके खिलाफ एक टास्क फोर्स और टाइम बाउंड प्रोग्राम चलाने की बात करते हैं, तो वो किसी एक रिलीजन, मजहब का नाम नहीं लेते। और पूरा विश्व इस बात के सच से अवेयर है सर कि अगर वैश्विक स्तर पर कन्वर्जन का कोई काम होता है तो क्रिश्चियनिटी विल कम फर्स्ट ऑन द टॉप और उसके बाद इस्लाम का नंबर आता है। अब उसमें थोड़ा सा टॉप अप लगा देते हैं कि यही चन्नी जब पंजाब में बिहारी भाइयों की, बिहारी समाज की बेइज्जती कर रहे थे तो प्रियंका वाड्रा बगल में खड़े होकर ताली बजा रही थी, एंजॉय कर रही थी। ये वही स्टालिन है जिन्होंने बिहारियों को प्रदूषण कहा, और बिहारियों को प्रदूषण कहने के साथ ही साथ ये सनातन को डेंगू और मलेरिया मानते हैं। सनातन की समाप्ति इनका अंतिम ध्येय है। तो सर, बिहार में कांग्रेस की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में, तेजस्वी को साथ लेके ये एक क्रिश्चियन और उसके साथ मजहबी कॉम्बिनेशन तैयार किया जा रहा है। और जो काम खामोशी से बिहार की जमीन पर हो चुका है। बिहार के बारे में जब सरसरी बात होती है तो सीमांचल के कुछ इलाके, किशनगंज, अररिया और ये इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या। नहीं साहब, आप झारखंड में जाके क्रिश्चियनिटी का विस्तार देखिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर 2017 से उत्तर प्रदेश में न कायम होती तो नेपाल और भारत की ये जो पूरी तराई सीमा है सर, जो गोरखपुर, महाराजगंज, खड्डा, कुशीनगर और ये सारी एरिया शुरू होती है सर, यहां दोनों तरह के कन्वर्जन एक साथ चल रहे थे, क्रिश्चियन और इस्लामिक दोनों। बिहार में भी यही स्थिति है सर। तो राहुल गांधी अपने इब्राहिमिक रिलीजन के कॉम्बिनेशन को लेकर बिहार के मैदान में ओन कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को कि हम एज ए क्रिश्चियन लीडर्स तुमको ओन कर रहे हैं। और इनको आशा किससे है?
किस कॉम्बिनेशन की कि सड़क पर मजहबी भीड़ और हमारी स्मार्ट क्रिश्चियन पॉलिटिक्स, इन दोनों का समुच्चय जब होगा तब जाके न कहीं सनातन का नाश के सपने की तरफ ये आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा खतरा है। यहां पर न किसी चुनावी जीत, न किसी चुनावी हार, और राहुल गांधी के ऊपर हार का अगर कोई फर्क पड़ता तो सर अब तक ये राजनीति से संन्यास ले चुके होते। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि राहुल गांधी हार से विचलित है, हार से फ्रस्ट्रेटेड है। बिल्कुल नहीं। इनका फ्रस्ट्रेशन एक बात से जरूर है कि 2014 से इस देश में इनके चहेते मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। उनके न चाहते हुए भी तीसरी बार सत्ता में चुन के आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी उस नए कॉम्बिनेशन को, जिसमें अब ये दो अब्राहमिक रिलीजन्स को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत कम बातचीत किया हुआ मुद्दा है कि इस देश में क्रिश्चियन कन्वर्जन कितना ज्यादा है। आप याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी नए नए आए थे तो सबसे पहले जो उग्रता दिखाई दी थी वो क्रिश्चियनिटी की तरफ से दिखाई दी थी कि हाँ चर्च जला दिए गए, वहां वो हो गया। मणिपुर का मुद्दा इन लोगों ने क्यों उठाया? बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल। वहां पर तो मैतेई जो वैष्णव संप्रदाय है उसके खिलाफ आखिर कौन खड़ा है वहां पे? वो तो दो संस्कृतियों का झगड़ा है। उसको जबरदस्ती इन लोगों ने दो रिलीजन का तैयार किया। ये अलग बात है कि उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग और जो ड्रग की तस्करी है वो भी जुड़ी हुई है, वो एक अलग इशू है पूरा। तो सर राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस बात से है कि वोट चोरी का फ्रॉड बेच के ये असफल रहे बांग्लादेश जैसा स्थिति क्रिएट करने के लिए। वो मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। वो मुद्दा इनका चल नहीं रहा है। अब ये एक नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं जिसमें क्रिश्चियन और मजहबी इन दो एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ के एक नया पूल तैयार किया जाए। और यही वजह थी कि कल बिहार के मंच पर चन्नी थे जिनका कोई प्रभाव नहीं बिहार में, कल स्टालिन थे जिनका कोई नहीं प्रभाव, तेजस्वी खुद इस चीज को लीड कर रहे हैं, क्योंकि सर ये रिश्तेदारी का मामला है। लोग पूछेंगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो हमेशा एक नारे से जोड़ते हैं, लेकिन ये नया रिश्तेदारी तय हो रही है। और संभवतः अब राहुल गांधी इस मुद्दे को और ज्यादा लेके आगे चलेंगे, जिससे बिहार को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दर्शकों को नहीं भूलना चाहिए जो अवनीश जी ने बताया है, अभी 25 जुलाई को दुर्ग स्टेशन से 2 ननों को गिरफ्तार किया गया था जो धर्मांतरण के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप जिन पर लगा। और दोनों भाई बहनों ने, राहुल और प्रियंका ने, आप इनके 25 जुलाई के ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, दोनों ने विरोध किया था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो तो समाज सेवा में लगी हुई नन है, उड़ीसा की थी, वो गिरफ्तार की गई थी। अब बौखलाहट के कुछ और भी कारण हैं क्या अवनीश जी? जैसे राफेल का मुद्दा चिपकाने की कोशिश की, नहीं चिपका। जब कोविड काल आया तो इन्होंने और कुछ दूसरे लोगों ने आर्थिक सुनामी की बात कही, वो भी नहीं आई। ये 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने में कामयाब हो गए। 13 महीने तक फार्मर्स जो है वो फार्मर्स के नाम पर एक भीड़ जुटाई गई, कहां से फंडिंग हो रही थी सबको पता है। लेकिन एंड गेम इनका ये था कि किसी तरीके से गोलीबारी चल जाए, 10, 20, 50 लोग अगर मर जाएं तो भारत में एक अराजकता का माहौल पैदा किया जाए और मोदी को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए। यानी हर साजिश इनकी नाकाम होती जा रही है। जहां भी ये हाथ डालते हैं वो चीजें सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। बौखलाहट की एक बड़ी वजह ये भी है। बिल्कुल सर, और इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, इसका सिलसिला मैंने अभी कहा कि वोट चोरी जैसे फ्रॉड कॉन्सेप्ट तक ये जारी है सर, लगातार जारी है। और उसमें और सर जी सीएए, उसमें वक्फ, इन सब कानूनों के खिलाफ भी जिस तरीके से लोगों को सड़कों पर उतारा गया, आगजनी करवाई गई, वो भी शामिल है। बिल्कुल सर, शाहीन बाग उसमें शामिल है, हर तरह की चीजें शामिल हैं। और सर लेकिन कहते हैं ना कि जो ईमानदार अप्रोच होता है वो सतह पर एक दिन अपने आप आता है। कृषि कानूनों को अगर ले लें आप, और
1 साल से ज्यादा समय तक जिस तरीके से बहला के फुसला के अलगाववादी एजेंडा, मंडी माफियाओं की फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, कांग्रेस की पॉलिटिकल बैकअप, इन सारे संसाधनों के जरिए जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा की सीमा और दिल्ली में उपद्रव, ये तमाम किया गया। ट्रंप और मोदी के बीच में, यानी भारत और अमेरिका के बीच में जब टैरिफ वार चल रहा है, और ट्रंप की एक ही सबसे मजबूत कोशिश है कि आप अपने कृषि क्षेत्र को हमारे लिए खोल दीजिए, डेयरी क्षेत्र को हमारे लिए खोल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत दीवाल खड़ा है मोदी, ये शब्द जब इस्तेमाल किया, आज वही किसान संगठन है जो नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप अमेरिका के सामने मत झुकिए, हम आपके साथ हैं। सर, पैसों के बल पर तैयार किया कोई आंदोलन नहीं होता। वो एक गिरोहबाजियों का अड्डा जरूर हो सकता है, जहां कुछ लोग कुछ पैसों उकसावे की कीमत पर बैठ सकते हैं। और यहां तो मल्टी एंगल्ड फंडिंग थी, यहां खालिस्तानियों की फंडिंग थी, यहां देशद्रोहियों की फंडिंग थी, यहां आम आदमी पार्टी की फंडिंग थी, दिल्ली चुनाव के इंटरेस्ट के वजह से। लेकिन सर, आज क्या है, ये पैराडाइम शिफ्ट कहां से आ गया? और आज जब पूरा पंजाब डूब रहा है, तो क्या हमें आपको ये पूछना नहीं चाहिए कि वो धूर्त किसान नेता कहां हैं? वो तमाम ऐसे एजेंट्स कहां हैं? असली किसान तो तब भी मोदी के साथ था, अब भी मोदी के साथ है। लेकिन हां, मोदी जी अपने लिए और देश में शांति के लिए, आप उन्हें यूटर्निया कह लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब कृषि कानून वापस करके। हां, क्या मोदी जी नहीं जानते थे वो गलत फैसला था? उन्होंने कहा था कि हम समझा नहीं पाए, उन्होंने ये नहीं कहा, और उन्होंने वापस लिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब देश में वो सही माहौल आ जाएगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है सर, किसानों ने अब समझा है। आज पंजाब में प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना अगर काम न करे, तो आज पंजाब की हजारों एकड़ जमीन और खेती डूबी हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा सर? तो निश्चित तौर पर ये ग्राउंड पर बदलाव होते हैं और लगातार होते हैं। सकारात्मकता के पक्ष में आज नहीं तो कल लोग आके खड़े होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी बड़े धीरज के व्यक्ति हैं, बड़ा ठंडा करके खाते हैं, ये हम सबने देखा है। ऐसा नहीं है मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं भी उतना ही जानता हूं जितना हमारे कोई देशवासी और सारे देशवासी जानते हैं। लेकिन उनकी कार्यशैली को अगर थोड़ा सा भी रीड करेंगे तो ये सामने आ जाती है चीजें। राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम अब ये जान चुका है कि चुनावों में वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो अब रास्ता क्या बचता है? दूसरा, राहुल गांधी, उनका इकोसिस्टम अब ये भी जानता है कि मुस्लिम वोट बैंक के अकेले भरोसे के साथ भी हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि इस बंदे ने, इसकी राजनीति ने न्यूट्रलाइज कर दिया है इस पूरे मामले को। और तो और, इनसे 125 गज आगे समझे जाने वाली योगी आदित्यनाथ जब कुंदरकी जैसा बाई इलेक्शन इस मेजॉरिटी के साथ निकाल के दिखा देते हैं, तब ये और ज्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। बिल्कुल। तो सर, राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम अब एक नए वोट बैंक की तरफ तैयारी कर रहा है, और जिसके प्रयोग की धरती इन्होंने सीजन से पहले, मैं तो कह रहा हूं नोटिफिकेशन आया नहीं, आप वोटर जगाओ यात्रा कर रहे हैं। और सर, बिहार के बारे में मैं बता दूं, मैं बिहार के सीमांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। सर, बिहार की जनता पॉलिटिकली इतनी जागरूक जनता होती है कि वो ग्राम प्रधानी का इलेक्शन भी इतने गंभीरता से लड़ती है कि उतना कोई राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या लड़ता होगा। एक एक वोट को सहेजना, कौन सा नाम कहां है, कौन सा नाम गलत है, कौन सा नाम सही है, इसका हिसाब किताब एक ही गांव के 10-10 लोगों के पास मौजूद होते हैं। उस बिहार में आप वोट चोरी का कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये बिकेगा। इसीलिए सर, वोट चोरी की फिल्म बीच में फ्लॉप हुई, तो वहां क्रिश्चियनिटी का तड़का लगाया गया। और कल जो मंच सजा है, इसकी गंभीरता को पूरे देश को समझने की जरूरत है कि राहुल अब किस खतरनाक मजहबी गठबंधन की तरफ चल रहे हैं, और इससे ज्यादा कोई कवायद नहीं है। और इसको अगर सबसे पहले स्मेल किसी ने किया है,
तो ओवैसी ने किया है। राहुल गांधी की यात्रा में अभी 2 दिन पहले सर, ये अररिया साइड में जब थे, ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतारा बिलबोर्ड लेके, पोस्टर्स लेके, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि वोट हमारा, सरकार तुम्हारी, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ओवैसी सीमांचल एरिया में अपने 5 विधायक पिछले चुनाव में लेके आ चुके हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव उठा के अपने यहां ले आए थे। जी सामने वाला ये जान रहा है कि ये लोग फोकस कहां करना चाह रहे हैं, और उसके साथ बोनस ये है कि बिहार की धरती पर उन नेताओं को लाके मंच पर चढ़ाना और उनका स्वागत करना जिन्होंने बिहार को समय बेसमय गालियां दी हैं, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक तक बताया है, उन्हें गंदे लोग बताया है, उन्हें बेतमीज लोग बताया है। तो सर ये बताता है कि ये अब एक दूसरे वोट बैंक की तरफ काम कर रहे हैं। अदरवाइज लालू प्रसाद यादव की राजनीति और उनके परिवार से निकले तेजस्वी यादव भी ऐसा कर सकते हैं। हम डिकोड करने की स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। क्या ये बात तेजस्वी को नहीं समझ में आ रही? और एक बात सर आपको ग्राउंड रियलिटी बता दूं, जो मेरे सूत्र बिहार से बता रहे हैं। आरजेडी के जितने भी गंभीर लोग हैं, स्वयं तेजस्वी के आसपास के लोग, लालू प्रसाद यादव के आसपास के लोग, ये बेहद गंभीरता से इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी के पीछे पड़ के, इनके चक्कर में आके तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ा कुल्हाड़ा मार लिया है। प्रति घंटे नेगेटिविटी की वजह से वोट कैपिटलाइज हो रहे हैं और वो वोट एनडीए की तरफ जा रहे हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुकुमार हैं और उनको सटायर में सर बोलते हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, सर ये वाकई जुमला नहीं है, ये हकीकत है सर, अब ये मानना पड़ेगा। 3 महीने पहले तक जब मैं चुनाव में या चुनाव के लहजे से बिहार के लोगों से बात करता था, तो तेजस्वी यादव की एक बड़ी अच्छी स्थिति थी सर। नीतीश कुमार बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे थे। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बनाम नीतीश कुमार का जंगल राज जैसे शब्दों को गढ़ लिया गया था और उसको पर्याप्त डिस्कशन में जगह मिलने लगी थी। और एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी, मर्डर हो रहे थे। लेकिन सब क्या कहिएगा साहब, होनी को कौन टाल सकता है? आपने बिहार बंद किया, आरजेडी के सारे गुंडे सड़क पे उतर आए। वो योगी जी जो यहाँ कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, लाल टोपी का मतलब गुंडा, यही स्थिति बिहार में लोगों को दिखाई देने लगी। किसी को याद कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि जंगल राज क्या होता है। लोगों ने देख लिया, स्कूटी सवार महिला जा रही है काम से, उसको आरजेडी के गुंडों ने पकड़ के सड़क पर पीट दिया बंद के दौरान। इस तरह की घटनाएं होने लगी। और उसके बाद रही सही कसर, राहुल गांधी ने फ्लॉप फिल्म वोट चोरी का लेके उतार दिया। लेकिन सर एक प्रश्न का उत्तर जरूर दर्शकों को मुझसे पूछना चाहिए, अगर मैंने अब तक नहीं बताया तो लाइए मैं बताता हूं कि अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी के गंभीर लोग ये समझ गए हैं कि राहुल के चक्कर में पड़ के उनका घाटा हो रहा है, तो फिर ये दोनों साथ क्यों हैं? ये सवाल मैं ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूं अगर नहीं दूंगा जवाब तो। उसकी वजह है सर, उसकी वजह है इब्राहिमिक रिश्ता, क्रिश्चियनिटी का रिश्ता। ये एक नया फार्मूला राहुल अब अपनी ये वोट चोरी की फिल्म फ्लॉप होने के बीच में एक नया कलेवर लेके आए हैं, और जिसका आप देखिएगा बिहार चुनाव के बाद पूरे देश में विस्तार होगा। ये करेंगे, एक ऐसा पूल बनेगा। वरना ये बताइए, कांग्रेस के पास और कद्दावर नेता नहीं थे, अचानक चन्नी और स्टालिन का कॉम्बिनेशन क्यों बनाना? तो ये एक गंभीर, और मुझे पूरी उम्मीद है, और सर इसकी वजह एक और भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के जो तुमने डेमोग्राफी बदली है उसको दुरुस्त करूंगा, और इसको डिकोड कर लिया है। आप काने को काना कह दीजिए सर, लाखों की भीड़ में जो काना होगा, मैं किसी दिव्यांगता का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोक कहावत है इसलिए कह रहा हूं, उसको बात तुरंत लग जाती है सर। इन्होंने फौरन डिकोड कर लिया, ओ व्हाट मोदी इज गोइंग टू प्लान। और मोदी जी की एक कार्यशैली है सर, वो आधा काम कर चुके होते हैं तब अपने काम की मुखबिरी देते हैं। यस, तो निश्चित तौर पर इस पर ग्राउंड काम हो चुका है।
मैं एक्चुअल में इसी पर आ रहा था कि लाल किले से डेमोग्राफिक चेंज और उसके खिलाफ एक मिशन तैयार करना और काम सौंप देना और ये ऐलान कर देना कि हम अब इसको ठीक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा भी अवनीश जी कई मिथक तोड़ दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत विरोधियों को सबक सिखाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। आतंकवाद को नियंत्रित कर लिया गया है, नक्सलवाद की डेडलाइन तय कर दी गई है, घुसपैठियों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। इनके छाती पीटने के बावजूद और चुनाव आयोग पर बेसलेस आरोप लगाने के बावजूद जो घुसपैठिए हैं उनको तो मतदाता सूची से वॉश आउट किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ये अर्थव्यवस्था के चौपट होने का ऐलान कर रहे थे, बल्कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो किस पिनक में आकर के कहा कि डेड इकोनॉमी है, तो सबसे पहले राहुल गांधी कैमरों पर आकर के इठला रहे थे, खुशी में झूम रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। इसके अलावा साहब, चाहे अमेरिका की दूसरे तरीके की साजिशें हों, जो वहां डीप स्टेट काम करता है, जॉर्ज सोरोस काम करते हैं, जो पन्नू सन्नू हैं, ये सब एक तरीके से फेल कर दिए हैं मोदी सरकार ने। ये नाकाम हुए हैं और अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए हैं। बौखलाहट की कहीं ना कहीं वजह ये भी है। सर, बौखलाहट की कोई एक वजह नहीं है, मैंने इसीलिए कहा। हाँ, लगातार चुनाव हारना नहीं है, इस पर मैं अभी भी अडिग हूं, क्योंकि उससे राहुल गांधी को, उनके इकोसिस्टम को नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये पैदाइशी पीएम है। लोग होते रहे होंगे पीएम इन वेटिंग, ये तो पैदाइशी पीएम है सर। ये पूरा समुच्चय है जो इन्हें हर फ्रंट पर नाकाम कर रहा है। देश के अंदर भी नाकाम कर रहा है, देश के बाहर भी नाकाम कर रहा है। नमन करता हूं जनरल बिपिन रावत साहब को, जो वो 2.5 मोर्चा कह के गए थे। आधे मोर्चे का भी इलाज हो रहा है और जो बाहर के 2 मोर्चे हैं उनका भी इलाज हो रहा है। और इसे देश का अच्छा दिन कहिए कि चाइना के साथ हमारा व्यापार तो चल ही रहा था, रार तो चल ही रहा था, सीमा पर जब भी वो हमसे टकराएगा हम उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन जब आप आज जियो वर्ल्ड ऑर्डर में स्थितियां बदल रही हैं, तो एक दूसरे तरह का संबंध चाइना के साथ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर, आधे मिनट में अगर ट्रंप ने कल 28वीं बार या 128वीं बार, जब जितनी बार भी कहा हो, जब ट्रंप ने ये कहा सर कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि ये न्यूक्लियर वार की तरफ आप क्यों जा रहे हो, ऐसा मत करो, मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा, तो मोदी ने कहा कि अरे अरे ऐसा मत करिएगा, और मोदी ने तुरंत वार रोक दी। आप सर एक सहज दर्शक जरा एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई करिएगा। अगर ट्रंप चचा सही हैं और उन्होंने कहा कि तुम अगर ये नहीं बंद करोगे मोदी तो मैं ट्रेड डील नहीं करूंगा, और मोदी ने उनके हिसाब से बंद कर दिया, तो फिर ये 50% का टैरिफ क्यों सर? मोदी ने तो उनकी बात मान ली। हाँ, ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? फिर ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? फिर ये 25% का टैरिफ क्यों हुआ? और उछलने वाले जरा इस बात पर भी विचार कर लें कि क्या ट्रंप ने केवल भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया है? लगभग 70 देशों के खिलाफ लगाया। और दूसरा, ठीक है मोदी के हरकतों से नाराज हैं इसलिए कर दिया। चाइना ने क्या कर लिया था कि चाइना के ऊपर लगाया है? तो सर ये लेन देन की पॉलिटिक्स है, और ये आज नहीं तो कल इसे होना ही होना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि जर्मन के उस अखबार ने उस आर्टिकल को लिखा, और जर्मनी की आबादी के हिसाब से अगर 65 साल पुराना कोई अखबार जिसकी 2 लाख सर्कुलेशन है, सर आप तो पत्रकारिता के इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, तो वो अखबार कितना प्रतिष्ठित और कितना क्रेडिबल है ये समझा जा सकता है। हमारे यहाँ 2 लाख संख्या कम दिखाई देती है, लेकिन जर्मनी की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है, और 60-65 साल पुराना प्रकाशन समूह है वो। उसकी खिसियाहट को दबाने के लिए ट्रंप ने कल ये कहा, जबकि हमारे प्रधानमंत्री संसद के बाहर संसद के अंदर ये कह चुके हैं कि हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ, वेंस से बात हुई थी, लेकिन उसके बाद हुई थी जब वो ऑपरेशन कर चुके थे। उसके दौरान उनसे भी, वेंस से भी बात नहीं किया उन्होंने।
तो और सर एस जयशंकर साहब ने भी राज्यसभा में कहा था, जयराम रमेश को संबोधित करते हुए, कान खोल करके सुन लीजिए, 22 अप्रैल और 16 जून के बीच में नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप से बातचीत नहीं हुई। इससे ज्यादा सवाल ये क्लियर होता है बात ना है। सर, बिल्कुल सर। सर 100 बात की एक बात, जब अपना आत्मविश्वास डिगा छोड़ दीजिए, अपना आत्मविश्वास विश्वास शून्य हो, आप केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहते हो, आप इस देश को तोड़ के प्रसन्न होते दिखाई देते हो, आप इस राष्ट्र को राष्ट्र की बजाय 26 टुकड़े करने की चाहत रखते हो, आप अपने देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गद्दी छोड़वाने पर आमादा हो जिसको करोड़ों जनता ने चुना है, तो फिर आप किसी चीज को सकारात्मक कैसे लेते हैं? और बिहार के लिए एक संदेश सर, अभी तो ये नकारात्मक जमीन तैयार हुई है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। इस नकारात्मक जमीन पर इस समय स्थिति यह है कि जब बोध गया प्रधानमंत्री जाते हैं तो 12 से 13 हजार करोड़ के काम करते हैं। नीतीश कुमार अपनी सरकार के कार्यकाल के बचे हुए सारे काम निपटा रहे हैं, ये केवल नकारात्मकता बो रहे हैं। इसके बाद असली खेल शुरू होगा जब नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति बिहार के चुनाव में उतरेगा, अपने काम को लेकर उतरेगा, तब सकारात्मकता का बोध होगा। और इसके लिए धन्यवाद राहुल गांधी को कि उन्होंने पूरे बिहार चुनाव को नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल बना दिया है। बिल्कुल। और 2 छोटी छोटी क्लिप सुनवाता हूं दर्शकों को, इससे आप अंदाजा लगाइए बौखलाहट का स्तर कहां पहुंच गया है। कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। दूसरा बयान अमित शाह जी के बारे में। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है कि सरकार 50 साल चलेगी। जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, इसीलिए ये बोल रहा था कि 50 साल के लिए बीजेपी की सरकार रहेगी। और ये देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जिनको एडिकेट्स नहीं हैं अपने से अधिक उम्र के लोगों के बारे में बात करने की, और जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में और गृह मंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। नमस्कार।